हेलो स्टूडेंट्स, लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ के आज के इस केमिस्ट्री ई पाठशाला में 12th केमिस्ट्री के सभी बच्चों का मैं स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम आपके बीच लेके आए हैं एक नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर है। लास्ट क्लास में सॉल्यूशन चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था और आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैं सबसे पहले बताऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कंडक्टर्स, मेटलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर पर चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल के बारे में जान पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उस केमिस्ट्री को कहते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी समझ रहे हैं, जब आपके घर में लाइट जलता है, किससे? फ्रॉम द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ए स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। मगर वो एनर्जी से हम जो यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, जब उसमें कोई स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो। मतलब एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। जैसे आपके घर में जब लाइट कट जाता है और यदि आपके घर में इन्वर्टर हो तो इन्वर्टर में क्या रहता है, एक बैटरी रहता है और वो बैटरी के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन मतलब उस केमिकल रिएक्शन को करने में किसी तरह का बाहर से कोई एनर्जी देना नहीं पड़ता। दैट इज द नेचुरल केमिकल रिएक्शन। तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन मतलब जो रिएक्शन अपने आप हो, ठीक है, और उस स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें इतनी एनर्जी मिलती है कि हम उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अप्लाई यूज करते हैं, ठीक है। एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। साथ ही हम इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कहीं कहीं ऐसा भी जगह यूज करते हैं जहां प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो और उसका केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। जैसे आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, जहां इलेक्ट्रोलाइसिस में किसी इलेक्ट्रोलाइट पर यदि इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो इलेक्ट्रोलाइट में कुछ केमिकल चेंजिंग होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है। उस केमिकल चेंजिंग में क्या होता है बताइए? उस केमिकल चेंजिंग में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ 2 तरह की एनर्जी कन्वर्सन होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट टू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी ऑल्सो कन्वर्ट टू, बोलिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इस केमिस्ट्री को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग स्टडी जो करने वाले हैं, यहाँ हम ये पाने वाले हैं कि आखिर ये किस तरह से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है स्पॉन्टेनियसली, और किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं कैसे केमिकल एनर्जी में ट्रांसफर करने में। जैसे आप देख रहे हैं कि आप टॉर्च को जब ऑन करते हैं तो टॉर्च जलता है, तो टॉर्च के अंदर क्या होता है, बैटरीज होते हैं। वो बैटरीज के अंदर क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस होता है, कैथोड एनोड रिएक्शन होता है, जिस कैथोड एनोड रिएक्शन से, बोलिए, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक उस तरह आपके ऑटोमोबाइल में बैटरीज होते हैं, फ्यूल सेल्स होते हैं। ये फ्यूल सेल्स में क्या होता है, बोलिए, केमिकल एनर्जी होता है और यही केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो इसी कन्वर्शन ऑफ एनर्जी को हम लोग पढ़ेंगे किसमें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ए स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट द नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। वही केमिकल एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके, बोलिए, फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में और केमिकल एनर्जी को फिर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो चलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहला हम आपको बताने जा रहे हैं कि जिस चैप्टर का हम स्टडी आज हम लोग करने जा रहे हैं वो केमिस्ट्री में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या महत्व है। इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हम लोग कई रूपों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या आपको पता है कि वाटर से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सेपरेट कर सकते हैं? बिल्कुल। यदि हम वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन को सेपरेट करना चाहें तो कर सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कोई सिंपल मेथड से नहीं। इसके लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड यूज करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कंटेनर है और कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड यूज किया गया एज ए एनोड और एक कैथोड, और सोर्स एज ए बैटरी। इस बैटरी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास किया गया इस इलेक्ट्रोड के जरिए, जिसमें हमारा वाटर फील्ड है। और ये हमारा ग्रेफाइट रॉड आप देख रहे हैं, दिस इज द वाटर। हम इतना ज्यादा इसमें एक्सप्लोर नहीं करेंगे, बस हम यहाँ ही बताना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग किस किस फील्ड में करते हैं। हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना हो तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस कर लो,
इलेक्ट्रोलाइसिस दैट मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जहां हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इस इलेक्ट्रोड में जब इलेक्ट्रोलाइसिस में मतलब जब बैटरी के थ्रू जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो उसमें केमिकल चेंजिंग होता है और केमिकल चेंजिंग से हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। क्या एनोड पे होता है हमारा, बोलिए कौन, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है, और कैथोड में कौन सा गैस इवॉल्व होता है, हमारा हाइड्रोजन गैस। तो हम क्या देखें, यहाँ हमारा वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का क्या हो गया, सेपरेशन हो गया। ठीक है, तो इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोलाइसिस से कैसे हाइड्रोजन सेपरेट होता है, ये कॉन्सेप्ट तभी ना समझोगे जब आप बिल्कुल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। उसी तरह से मैन्युफैक्चर ऑफ हेवी वाटर मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम सुने हैं ना, बिल्कुल हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड एज ए हेवी वाटर, और हेवी वाटर में भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से उसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसके अलावा द मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, मेटलर्जी ऑपरेशन में जनरल प्रिंसिपल प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट एक आपका चैप्टर है, कुछ न पढ़े हैं कुछ न नहीं पढ़े हैं। तो ऐसे कुछ मेटल का हम आइसोलेशन, हम उसका इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से फ्यूज इलेक्ट्रोलाइट से उसको सेपरेट कर सकते हैं। फ्यूज इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जैसे सोडियम क्लोराइड से सोडियम का फॉर्मेशन, पोटेशियम क्लोराइड से पोटेशियम का सेपरेशन, या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम क्लोराइड से एल्यूमिनियम का फॉर्मेशन। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट से ऐसे कंबाइंड फॉर्म के इस मेटल को हम आसानी से इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से इलेक्ट्रोलाइट के फ्यूज स्टेट से, क्या फ्यूज मतलब मोल्टन स्टेट से हम ऐसे मेटल को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नन मेटल जैसे हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन आर ऑब्टेन बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। बहुत सारे हाइड्रोजन, तभी हमने बताया वाटर से हाइड्रोजन कैसे सेपरेट किया जा सकता है, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से। फ्लोरीन जैसे नन मेटल, क्लोरीन जैसे नन मेटल को भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से हम नन मेटल का भी आइसोलेशन या उसको फॉर्मेशन, उसको प्राप्त कर सकते हैं। In this method, pure metal is deposited as cathode from a solution containing the metal ion, silver और copper ion। कहने का मतलब जब ये कोई सॉल्यूशन में सिल्वर आयन भी है, कॉपर आयन भी है, ठीक है, लेकिन दोनों का डिस्चार्जिंग एक्शन डिफरेंट होता है। यह आयन आपका कैथोड पे डिस्चार्ज होता है। कहाँ डिपोजिट होता है? कैथोड पर। कौन डिपोजिट होगा, कौन डिपोजिट नहीं होगा? यदि सिल्वर और कॉपर आयन एक मिक्सिंग फॉर्म में है, सॉल्यूशन फॉर्म में है, तो हम उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, उसको कॉपर को कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं या सिल्वर को कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं, यानी दोनों को सेपरेट कैसे कर सकते हैं, ये सारा मेथड इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से ही की जाती है। इसके अलावा कुछ कंपाउंड जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड, व्हाइट लेड और केमेनोफोर पोटेशियम पर मैग्नेट, ऐसे कई सारे कंपाउंड से हम लोग सिंथेसिस कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से। ऐसे कंपाउंड का सिंथेसिस, ऐसे कंपाउंड का फॉर्मेशन हम इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से आसानी से सिंथेसिस कर सकते हैं। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोसिंथेसिस मेथड। तो ये हम क्या बताएं, ये हम बताएं आपको कि इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, इसका हमारे केमिस्ट्री में इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसका हम लोग कहाँ कहाँ इस कॉन्सेप्ट का अप्लाई करते हैं, कहाँ कहाँ इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम ऐसे चीजों का मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे एलिमेंट का फॉर्मेशन है ना कर सकते हैं। तो दीज आर इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नाउ अब बात करते हैं कि इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक को समझना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बेसिक में हम लोग बात करने वाले थोड़ी देर के लिए कंडक्टर्स के बारे में। कंडक्टर्स के कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, क्योंकि कंडक्टर बिल्कुल नया नहीं है। आप ये कंडक्टर कई बार आप सुने, कई बार हमने आपको पढ़ाया भी है। जैसे आप सॉलिड स्टेट में पढ़े थे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में कंडक्टर्स के बारे में, आपको अच्छी तरह मालूम है कंडक्टर होता क्या है। कंडक्टर क्या है स्टूडेंट? तो कंडक्टर वो सब्सटेंस जिसमें इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास करे, जो इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ करे पास करने में, वैसे सब्सटेंस को हम कहते हैं कंडक्टर। बिल्कुल जानते हैं आप, लेकिन फिर भी हम रिपीट कर रहे हैं क्योंकि इस चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट का जानना बहुत ही आवश्यक है। अब ये कंडक्टर्स जो होते हैं भाई कितने तरह के होते हैं, बिल्कुल मालूम है आपको, मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। ये दो तरह के कंडक्टर्स होते हैं। एक होता है मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, और दूसरा बताइए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। सेकंड कंडक्टर क्या है स्टूडेंट? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। अब आप बोलेंगे मेटेलिक कंडक्टर क्या है? ऐसे मेटल, ऑल द मेटल्स आर क्या? मेटेलिक कंडक्टर। और मेटेलिक कंडक्टर को ही कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। क्यों कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर? क्योंकि मेटल्स आर कंडक्टर ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्योंकि कंडक्टर्स में, मेटेलिक कंडक्टर्स में होते हैं अवेलेबल लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन।
जहां इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण करंट कैरी हो, वैसे कंडक्टर को क्या कहते हैं? मेटालिक कंडक्टर कहते हैं। जैसे मेटल जैसे कॉपर, सिल्वर, आयरन, निकेल, जिंक। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर स्टूडेंट जैसे मेटलिक कंडक्टर का हम लोग को इस लेसन में कम यूज होने वाला है। हम लोग का चूंकि चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इस कंडक्टर पर हम लोग फोकस करेंगे। कौन सा कंडक्टर? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है आप जानते हैं, हमने सॉलिड स्टेट बताया था। सब्सटेंसेस विच अलाउ द पासेज ऑफ electricity through their fused state or aqueous solution and undergo chemical decomposition are called electrolytic conductors। का मतलब वैसे सब्सटेंस को हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स जिसके थ्रू से, जिसके फ्यूज स्टेट, फ्यूज मतलब मोल्टेन स्टेट या उसके एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में जब उसमें केमिकल डिकम्पोजिशन हो। जैसे आप जानते हैं कि एक आयनिक कंपाउंड जैसे सोडियम क्लोराइड सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर होता है, लेकिन मोल्टेन स्टेट में गुड कंडक्टर होता है। मोल्टेन स्टेट में क्यों गुड कंडक्टर होता है? चूंकि मोल्टेन स्टेट में, फ्यूज स्टेट में, फ्यूज मतलब हुआ मोल्टेन स्टेट मतलब लिक्विड फॉर्म में क्या होता है? आयंस मतलब कैरी होता है, आयंस फ्रीली मूव करता है। कौन सा स्टेट में? मोल्टेन स्टेट में। जब ऐसे सब्सटेंस पर जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो क्या होगा? वो केमिकल यानी वो इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा? डिकम्पोज करेगा। ठीक है, और ये किस किस फॉर्म में होते हैं स्टूडेंट? एग्जांपल एक्वा सॉल्यूशन के फॉर्म में, या तो एसिड का एक्वा सॉल्यूशन, या बेसिस का एक्वा सॉल्यूशन, या फिर सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन। जैसे एसिड का एक्वा सॉल्यूशन की बात करें तो जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का एक्वा सॉल्यूशन। बेसिस की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन, या मोल्टेन स्टेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, या फिर सॉल्ट की बात करें जैसे सोडियम सॉल्ट में पोटेशियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। दीज सॉल्ट्स आर और दीज एसिड्स आर और दीज बेसिस सॉल्यूशंस आर एक्वा सॉल्यूशंस आर इलेक्ट्रोलाइट। यानी कोई भी एसिड या कोई भी बेसिस या कोई भी सॉल्ट जब वो मोल्टेन स्टेट में हो या एक्वस फॉर्म में हो, एक्वस मतलब वाटर के फॉर्म में, वाटर के साथ सॉल्यूशन फॉर्म में हो, तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। क्यों इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है? क्योंकि ऐसे सब्सटेंस में आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास होता है और उसका केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। केमिकल डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन मतलब आयनाइजेशन। ओके स्टूडेंट, चलिए थोड़ा सा हम बात करते हैं इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मेटलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन? तो यदि हम दोनों में डिफरेंसेस की बात करें तो हम आप देख सकते हैं कि दो कॉलम में हमको डिफरेंस बताने जा रहे हैं। मेटलिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। आपको मालूम होना चाहिए कि मेटलिक कंडक्शन का कारण इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन का मतलब हुआ स्टूडेंट इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन, यानी आयन के मूवमेंट। क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं इसमें तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है? डिकम्पोज करता है, आयनाइजेशन होता है। इट इज नॉट accompanied by decomposition of the substance। मेटलिक कंडक्टर में मेटल का किसी तरह का कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता। जैसे सोडियम में या कोई एल्यूमिनियम या कॉपर में यदि आप इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो क्या हो? ब्रेकडाउन होता है, क्या उसका डिकम्पोजिशन होता है? तो हम बोलेंगे इसमें किसी तरह का कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता। हाँ, लेकिन इसमें केवल और केवल फिजिकल चेंज जरूर होता है। फिजिकल चेंज मतलब वो मोल्टेन स्टेट में आ जाए या वेपर स्टेट में आ जाए तो उसका फिजिकल चेंजिंग पॉसिबल है, लेकिन उसमें कभी भी उसका डिकम्पोजिशन सब्सटेंस का पॉसिबल नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की बात करें तो स्टूडेंट क्या पाएंगे? इसमें डिकम्पोजिशन भी तो होता है और साथ इसमें फिजिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है। डिकम्पोजिशन कैसा होता है? जैसे आप एन शेल में इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो वो आयनाइज होकर एक केटायन और एनायन फॉर्म करेगा, जैसे सोडियम आयन, सोडियम प्लस आयन और क्लोरीन माइनस आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। ओके, तो इसमें फिजिकल चेंज भी पॉसिबल है और केमिकल चेंज भी पॉसिबल है। समझ आ गया? चलिए थर्ड पॉइंट में आते हैं। इट डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मैटर। इसमें किस तरह का भी इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो ऐसा नहीं कि इसमें मैटर का ट्रांसफर मतलब मैटर या तो बढ़ जाएगा या मटेरियल घट जाएगा। इसमें किस तरह का कोई मैटर का कोई ट्रांसफर नहीं होता है। लेकिन यदि हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की बात करें तो इट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ मैटर इन द फॉर्म ऑफ आयन। इसके आयन क्या होता है? डिपॉजिट होता है रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड में। इलेक्ट्रोड मतलब कैथोड और एनोड में। अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि कैथोड में केटायन डिपॉजिट होता है और एनोड में एनायन डिपॉजिट होता है। तो इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोड के थ्रू से आयन क्या होता है? ट्रांसफर में भाग लेता है। तो इसमें मैटर ट्रांसफर होता है लेकिन इसमें मैटर ट्रांसफर नहीं होता। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट में, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यदि मेटलिक कंडक्टर की बात करें तो आप पढ़े हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में
कि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी रेजिस्टेंस नहीं बढ़ती है, रेजिस्टेंस बढ़ेगी, कंडक्टिविटी घटती है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में ऐसा नहीं होता। जितना ज्यादा आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे इलेक्ट्रोलाइट में, आयन उतना ही ज्यादा फ्रीली मोशन करेगा और इस तरह उसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन जो है बोलिए क्या होगा। तो यहाँ देखिए हम लिखे हुए हैं कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ड्यू टू डिक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। हाइड्रेशन मतलब हाइड्रेशन तो वाटर के साथ इन्वॉल्विंग, वाटर के साथ उसका इन्वॉल्विंग उतना ही क्या हो जाएगा, टेम्परेचर के बढ़ने से क्या हो जाएगा बोलिए, हाँ, इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ड्यू टू डिक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। क्योंकि विस्कोसिटी मीडियम का मतलब क्या हुआ कि यदि वो इलेक्ट्रोलाइट यदि आप उसमें टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसकी विस्कोसिटी है ना, उसकी विस्कस मतलब विस्कस, उसकी गाढ़ापन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जितना गाढ़ापन कम हो जाएगा उसका कंडक्टिविटी उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये था डिफरेंसेस बिटवीन मेटलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। ओके स्टूडेंट, नाउ अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट कितने प्रकार के होते हैं। तो जान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट होते हैं दो प्रकार के, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हमें यहां समझना है कि किस इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं और किस इलेक्ट्रोलाइट को वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। द इलेक्ट्रोलाइट दैट कंप्लीटली डिसोसिएट, कहने का मतलब जब किसी इलेक्ट्रोलाइट में वाटर आप ऐड करोगे या वाटर में कोई इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, जैसे NaCl को आप जैसे मान लो वाटर में डाल दिया, तो जैसे आप डालेंगे क्या हो गया, आयनाइज कर गया, डिकम्पोज कर गया, डिसोसिएट कर गया, उसके सभी इलेक्ट्रोलाइट क्या कर गया, डिसोसिएट कर गया। तो जिसका डिसोसिएशन कंप्लीट हो, यानी जितना मोल आप इलेक्ट्रोलाइट वाटर में ऐड किए वो कंप्लीट, उसके जितने भी मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हो वो पूरे के पूरे आयनाइज कर गया। यदि 100 मोल आपने तो 100 का 100 आयनाइज कर गया। यदि उसका कंप्लीट डिसोसिएशन हो तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हमने क्या लिखा है, द इलेक्ट्रोलाइट दैट कंप्लीटली डिसोसिएट और आयनाइज इनटू आयंस, डिसोसिएट होकर क्या बनता है, आयंस बनता है। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को कहते हैं स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब बोलोगे सर कैसे जानेंगे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये ध्यान रखना कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेसेस एंड ऑल द सॉल्ट्स बिलोंग टू क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जैसे HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है और पोटेशियम सल्फेट एक सॉल्ट है। और सॉल्ट क्या होता है, हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। एसिड स्ट्रॉन्ग वीक हो सकता है लेकिन सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के को बिलोंग करता है। तो जो भी सॉल्ट हो जैसे पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, है ना, जितना भी हो, कॉपर सल्फेट, जिंक नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, ऑल द सॉल्ट्स क्या आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो जो भी सॉल्ट होते हैं जब उसमें वाटर ऐड करोगे तो क्या करेगा, वो कंप्लीट आयनाइज कर जाएगा। जो इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट आयनाइजेबल हो वैसे इलेक्ट्रोलाइट को कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वैसे इलेक्ट्रोलाइट को वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं स्टूडेंट जो पार्शली डिसोसिएट करे। जितना हमने मोल डाला उतना वो डिसोसिएट नहीं किया, वो काफी कम कर गया। मान लो हम 100 डालें, 100 में से मात्र 10 इलेक्ट्रोलाइट क्या कर गया, आयनाइज हुआ और 90 इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल जो है वो आयनाइज नहीं हुआ। तो जिसका डिसोसिएशन कंप्लीट ना हो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट को कहते हैं हम लोग कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, चलिए आगे देखते हैं। एग्जांपल में जैसे एसिटिक एसिड है ना, बोले कार्बोनिक एसिड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एक्सेट्रा। अब आप कैसे जानोगे कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, कौन सा सब्सटेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो ऑल द वीक एसिड, जैसे आप जानते हैं कि एसिटिक एसिड एज ए कार्बोनिक एसिड, एज ए ऑर्गेनिक एसिड और H2CO3 दीज बिलोंग टू वीक एसिड। और वीक एसिड क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। वीक एसिड क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। वीक बेस क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, तो ये कैसा होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। सो समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड एंड वीक बेस आर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके स्टूडेंट, ये जो आप देख रहे हैं अल्फा, अल्फा मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आयनाइज्ड इलेक्ट्रोलाइट डिवाइड बाय टोटल मॉलिक्यूल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। उसका वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगा, कम होगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू क्या होता है, जितना मॉलिक्यूल के आयनाइजेबल हुआ और जितना टोटल मॉलिक्यूल है दोनों को डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 से क्या होगा, कम होगा। क्योंकि ये टोटली कंप्लीटली आयनाइजेबल नहीं होता है, ये पार्शली आयनाइजेबल होता है, पार्शली डिसोसिएट होता है आयंस में। तो इस तरह से हमने देखा इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के हो गए, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये थे इलेक्ट्रोलाइट के दो प्रकार। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल और गैल्वेनिक सेल्स। सेल्स से समझ में आ रहा है सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ वोल्टेज।
अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, मैं इसको पहले डिफाइन कर लूं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल, इसको आप गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हैं, एक ऐसा डिवाइस इन विच स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस मतलब नेचुरल, जो रिएक्शन क्या हो नेचुरल हो, अपने आप हो, इसलिए किसी तरह का बाहर से किसी तरह का कोई एनर्जी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल इज द डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस है इन विच स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें एक नेचुरल रिडॉक्स रिएक्शन हो। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो और रिडक्शन रिएक्शन भी हो, इलेक्ट्रॉन लूज भी करता हो, इलेक्ट्रॉन गेन भी करता हो, ऑक्सीडेशन में बढ़ भी जाता हो, ऑक्सीडेशन घट भी जाता हो। ये यूज टू, और जब कोई रिडॉक्स रिएक्शन होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन का लूज और इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो पता है क्या होता है, यूज टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब इसमें केमिकल रिएक्शन होता है, जब इसमें केमिकल चेंजिंग होता है, तो कुछ एनर्जी का बोलिए फॉर्मेशन होता है, कुछ एनर्जी रिलीज होता है, और वो एनर्जी जो कहलाता है कौन सा एनर्जी, केमिकल एनर्जी, और उसी केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं कौन सा एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कौन करता है, हमारा ये डिवाइस जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, उस डिवाइस में जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन होता है, और उस रिडॉक्स रिएक्शन का हम यूज करते हैं कैसे में, कन्वर्ट करने के लिए। क्या कन्वर्ट करने में, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी कैन बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ओवरऑल हमें ये बात समझ में आता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त की जाती है किसके सहारे, किसकी मदद से, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन से। खैर अभी समझ में आएगा जब इसके अंदर हम जाएंगे। अभी तक केवल हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को डिफाइन किए हैं, लेकिन कैसे इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, हम एक एक चीज पर डिटेल में जाएंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या मतलब है स्टूडेंट, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गैल्वेनिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जिसमें स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन हो और जिसका यूज हम लोग करते हैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। दूसरे शब्दों में कहें, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। यानी एक ऐसा डिवाइस जिसमें हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ करते हैं और इसके थ्रू से हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ऐसा डिवाइस कहलाता है, बोलिए क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम लोग दो तरह से पढ़ेंगे, एक वोल्टाइक सेल के फॉर्म में और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। अब ये वोल्टाइक सेल आप देख रहे हैं, ये वोल्टाइक सेल है और ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अब ये वोल्टाइक सेल में क्या होता है, जब ध्यान देंगे, वोल्टाइक सेल में क्या होता है स्टूडेंट, जो केमिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है वो एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होगी। स्पॉन्टेनियस मतलब नेचुरल, इसमें इसको करने में किस तरह का बाहर से कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो केमिकल एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ये नेचुरली इसमें अपने आप हो गया और केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गया और वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर गया कैसे में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसे सेल को कहते हैं वोल्टाइक सेल में, वोल्टाइक सेल कहते हैं। कैसे होता है हम आगे बताएंगे आपको। ओके ना, अब दूसरा सेल क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में स्पॉन्टेनियस नहीं बल्कि नॉन स्पॉन्टेनियस फॉर्मेशन होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू, इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर से देना पड़ता है। देखा ना, एक दो इलेक्ट्रोड यूज किया गया है, इसके द्वारा वोल्टेज हम देंगे तब जाके इसमें केमिकल चेंजिंग होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट ए नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। केमिकल अपने आप नहीं होता, इसको होने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी पास करते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो प्रकार के हो गए हैं, वोल्टाइक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हम एक एक करके बात करेंगे, पहले हम लोग इस सेल के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ अब हम थोड़ा सा बात करेंगे डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वोल्टाइक सेल पर बात करने वाले हैं एज ए गैल्वेनिक सेल। अब जरा देखिए, ध्यान दीजिए क्या क्या इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, उसको आप वन बाय वन आप जान लीजिए। ओके, फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नंबर वन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप जरा ध्यान देंगे, यहाँ दो भेसल है, दो भेसल में दो कंटेनर दिख रहा है आपको, दो कंटेनर दोनों सेपरेट है ना, दोनों सेपरेट, जिसमें दो इलेक्ट्रोड यूज किया गया है, एक जिंक और एक कॉपर। ओके, टू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यूज किया गया, यदि ये जिंक है तो इसका जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन और यदि कॉपर है तो ये कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन। ओके, दोनों इलेक्ट्रोलाइट जो है दोनों सॉल्ट है और वही सॉल्ट किया गया है जो इलेक्ट्रोड है। जैसे जिंक है तो जिंक नाइट्रेट और कॉपर है तो कॉपर नाइट्रेट। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जिंक है तो कॉपर नाइट्रेट यूज करेंगे, ऐसा नहीं, सॉल्युबल सॉल्ट होना चाहिए, यानी जो इलेक्ट्रोड आप यूज करोगे उसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होना चाहिए। तो हमारे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो हाफ सेल आप देख रहे हो, उसको दो हाफ सेल कहते हैं। दो वेसल्स हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड यूज किया गया है जो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सेपरेट है। टू इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन आप देख रहे हैं, दोनों इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन अलग अलग है, एक जिंक नाइट्रेट का सॉल्यूशन है और एक कॉपर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है। और ये जो आप यू शेप का जो ट्यूब दिख रहा है, दोनों को
कनेक्ट करने का काम जो कर रहा है, सर्किट को कंप्लीट करने का जो काम कर रहा है, इसे कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। इसको क्या कहते हैं हम लोग? सॉल्ट ब्रिज। अगले क्लास में इस सॉल्ट ब्रिज पर हम लोग डिटेल बात करेंगे कि ये सॉल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन क्या है, इसका यूज यहाँ पर क्यों किया गया है। सेकेंड पॉइंट, the two electrodes taken as made of different material and usually set up in two separate vessels. एक्चुअली ये दो इलेक्ट्रोड जो हम यूज करते हैं, एक ये और एक ये, दोनों सेम मेटल का नहीं होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए? डिफरेंट मेटल होना चाहिए, मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल। जैसे एक जिंक का मटेरियल है और एक कॉपर का मटेरियल है। यूजुअली सेट अप टू सेपरेट वेसल, जो कि दोनों के दोनों एक सेपरेट वेसल पर सेट है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, द इलेक्ट्रोलाइट्स आर टेकन इन द टू डिफरेंट वेसल्स कॉल्ड ए हाफ सेल। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग है, डिफरेंट वेसल्स में है, तो ये दोनों डिफरेंट वेसल्स को हम कहते हैं स्टूडेंट हाफ सेल। हाफ सेल क्यों? चूंकि कुछ रिएक्शन इसमें होने वाला है, जब इसमें बोलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा तो इसमें क्या होगा? रिडक्शन रिएक्शन होगा। ओके, तो ये दोनों के दोनों क्या कहलाता है स्टूडेंट? हाफ सेल कहलाता है। ओके, फोर्थ पॉइंट, द टू वेसल्स आर कनेक्टेड बाय ए सॉल्ट ब्रिज। ये दोनों वेसल्स को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है स्टूडेंट? सॉल्ट ब्रिज, या इसको बोलते हैं पोरस पोर्ट, या तो इसे सॉल्ट ब्रिज कह सकते हैं या इसे आप पोरस पोर्ट कह सकते हैं। पोरस पोर्ट क्यों कहते हैं? जब हम सॉल्ट ब्रिज के बारे में डिटेल करेंगे तो उस वक्त आपको समझ में आ जाएगा। हम केवल बता रहे हैं अभी इसकी कैरेक्टरिस्टिक, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं और सारे पार्ट में क्या क्या होता है। फिफ्थ पॉइंट, द इलेक्ट्रोड इन ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द एनोड। यानी कि जिस इलेक्ट्रोड पर आपका बोलिए क्या होगा? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन भाग लेगा, उसको हम एनोड कहेंगे। जिसमें नेगेटिव पोल होगा, जिसमें कौन सा पोल होगा? नेगेटिव पोल होगा। जैसे इलेक्ट्रोड में होता है ना कैथोड एनोड, जिसमें एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल होता है। एंड द इलेक्ट्रोड ऑन विच रिडक्शन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड कैथोड। यानी कि जो दो अलग अलग जो इलेक्ट्रोड है, जैसे जिंक और कॉपर, उसमें से एक इलेक्ट्रोड होगा कैथोड और एक इलेक्ट्रोड होगा एनोड। ओके, यूजुअली हमारा लेफ्ट साइड वाला जो इलेक्ट्रोड होता है वो होता है एनोड, और जो राइट साइड वाला होता है वो जनरली कैथोड। क्यों होता है इसका डिटेल हम करेंगे जब इसका हम वर्किंग बताएंगे, आपको सब फंक्शन बताएंगे, एनिमेशन के साथ बताएंगे, डोंट वरी। तो द इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड एनोड। जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो, ऑक्सीडेशन भाग ले, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो, है ना, जो कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन, है ना। उस इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं, जिसमें नेगेटिव पोल होता है। इसमें कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव साइन होगा, और इसमें कौन सा साइन होगा? पॉजिटिव साइन होगा। एंड द इलेक्ट्रोड ऑन विच रिडक्शन टेक्स प्लेस, और जिस इलेक्ट्रोड में रिडक्शन हो उसको हम कैथोड कहेंगे, और फिर कौन सा पोल होगा? पॉजिटिव पोल होगा। ओके स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन अकर, इस इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन होगा और इस इलेक्ट्रोड में क्या होगा? रिडक्शन होगा। याद रखना। अब ऐसा क्यों सर? जिंक में ही ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है, कॉपर में रिडक्शन क्यों हो रहा है? इसके पीछे भी रीजन है, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आपको क्लियर कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये था ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, और ये हो गया हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इसमें होता है ऑक्सीडेशन अकर्स और इसमें होता है रिडक्शन अकर्स। ऑक्सीडेशन किस में? एनोड में। रिडक्शन किस में? बोलिए, रिडक्शन किस में? कैथोड में। याद रहेगा ये बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 पॉइंट, इलेक्ट्रोकेमिकल से आयंस आर डिस्चार्ज ओनली ऑन द कैथोड। यानी आयन जो भी डिस्चार्ज होगा, इससे जो इलेक्ट्रोलाइट में जब इसमें केमिकल चेंजिंग होगा, जिसमें आयन रिलीज होगा, तो वो आयन डिपॉजिट होता है किस पर? कैथोड पर। यानी जो भी आयन का डिस्चार्जिंग होता है केवल कैथोड पर, एनोड पे कभी नहीं। आप देख रहे हैं एनोड का इलेक्ट्रोड का थिकनेस धीरे धीरे कम होते जा रहा है, टूटता जा रहा है, और इसकी थिकनेस क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था ना, इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता है? मटेरियल ट्रांसफर होता है, यानी कि आयन डिस्चार्ज होता है, किसको होता है? कैथोड को होता है। कैसे होता है हम आगे बताएंगे आपको। तो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आयंस आर डिस्चार्ज ओनली एट द कैथोड। यानी जो भी आयन डिस्चार्ज होता है वो केवल और केवल क्या होता है? कैथोड पे डिस्चार्ज होता है, ड्यू टू रिडक्शन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। लाइक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फ्रॉम आउटसाइड द इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड करंट फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड। अब जरा ध्यान देंगे, ये हमारा एक वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर जो वोल्टेज को मेजर करेगा, इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता, तो इलेक्ट्रॉन लूज होने के कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जब भी फ्लो करेगा, ये जो ग्रीन ग्रीन का जो हम दिखा रहे हैं, ग्रीन ग्रीन एक्चुअली में क्या है? यह इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है एनोड टू कैथोड। याद रहेगा ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, वो किधर से किधर होता है? बोलिए, एनोड टू कैथोड। लेकिन करंट किधर होगा? तो आपको पता है कि करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट होता है। तो करंट की डायरेक्शन यदि हम बोलेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी यदि पास होगा, करंट यदि इसमें
इलेक्ट्रिसिटी करंट यदि इसमें फ्लो होगा तो किस इलेक्ट्रोड से किस इलेक्ट्रोड की ओर हमारा जवाब होगा, बोलिए क्या, कैथोड टू एनोड। याद रहेगा ना। तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रिसिटी जो यानी इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है एनोड टू कैथोड फ्लो करता है, एनोड टू कैथोड, लेकिन करंट जो फ्लो करता है वो किधर से किधर करता है, बोलिए कैथोड टू एनोड। ये पॉइंट नंबर 7 आप याद रखेंगे, बहुत आगे काम आने वाला है। ऐसा क्यों होता है, अभी हमको कोई वर्किंग कोई फंक्शन नहीं बता रहे, अभी केवल और केवल आपको हम कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं। ओके नाउ नेक्स्ट पॉइंट 8 पॉइंट फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का यदि हम उसका सेल का ईएमएफ की बात करें, जैसे इस सेल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, ईएमएफ आप पढ़े हैं आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में, हर सेल का अपना ईएमएफ होता है। तो इस सेल का यदि वोल्टेज की बात करें या ईएमएफ की बात करें तो हमेशा और हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। हमेशा में कैसा होता है, पॉजिटिव। इसकी ईएमएफ की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। क्यों मिलेगा, आगे हम इसका जिक्र करेंगे। और एक बात और याद रखेंगे, इसकी गिब्स फ्री एनर्जी जो होगा हमेशा नेगेटिव होगा। याद करेंगे स्टूडेंट कि गिब्स फ्री एनर्जी से पता चलता है किसी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी। याद है ना, थर्मोडायनेमिक चैप्टर में आपको बहुत अच्छा से बताए थे। तो डेल जी का वैल्यू नेगेटिव का मतलब हुआ कि स्पॉन्टेनियस की नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस। डेल जी नेगेटिव का आने का मतलब क्या होगा, ये प्रोसेस कैसा होगा, बोलिए स्पॉन्टेनियस। ओके, तो ये 8 पॉइंट में याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सेल का ईएमएफ का वैल्यू हमेशा कैसा मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। और गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या मिलती है, हमेशा नेगेटिव मिलता है। जब इसका न्यूमेरिकल बताएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि पॉजिटिव कैसे हुआ और ये नेगेटिव कैसे हुआ। ओके नाउ इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सेल रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमेशा सेल रिएक्शन क्या होगा, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब कि इसमें जब रिडॉक्स रिएक्शन होगा तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी जो है रिलीज होगा, कुछ ना कुछ एनर्जी इसमें क्या होगा, बोलिए एक्सोथर्मिक मतलब वो होता है जहां कोई एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता हो। तो जब इसमें रिडॉक्स रिएक्शन होगा तो कुछ ना कुछ में हीट एनर्जी या कोई मैकेनिकल एनर्जी, कोई भी एनर्जी के फॉर्म में क्या होता है, ये चेंज होता है और कुछ एनर्जी क्या कर जाता है, रिलीज कर जाता है। इसलिए याद रखेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सेल रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक होता है, यानी जब रिडॉक्स रिएक्शन होगा तो कुछ एनर्जी क्या होता है, रिलीज करता है। तो ये थे आपके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये सारे पॉइंट को आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, बार बार इसको सुनेंगे, बार बार इस वीडियो को पॉज करके ध्यान से समझेंगे, ठीक है। और बहुत ही इजी है, कोई बहुत ही ज्यादा मतलब कहने मतलब लंबी वाला टॉपिक नहीं है, आसान है ना, आसान इसको समझ सकते हैं। और इसको और धीरे धीरे जब इस चैप्टर से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो जितने पॉइंट आपको बताएं वो सारा पॉइंट धीरे धीरे आपका क्लियर होता जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ओके नाउ आज इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट ब्रिज एंड इनसिग्निफिकेंट, यानी हमने जो कहा कि ये दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, सॉल्ट ब्रिज। तो ये सॉल्ट ब्रिज क्या है, इसका क्या रोल है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, साथ ही आपको इसके साथ साथ हम बताएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, सेल की वोल्टेज को मेजर कैसे करते हैं और कैसे हम जान सकते हैं कि एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड होगा और कैथोड कौन सा इलेक्ट्रोड होगा, और साथ ही उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कैसे कर सकते हैं। चलिए आज इतना ही, बढ़ते हैं। थैंक यू, स्टे होम, सेव लाइफ, घर रहें और अपने पढ़ाई की मेंटेनेंस को बनाए रखें इस लॉकडाउन ई पाठशाला DC रामगढ़ से जुड़कर।